अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों ने कवर किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसा होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हमने यही डायग्राम बनाई थी। ठीक है, इसी डायग्राम के थ्रू अब मैं आपको बताती हूँ कि हर पार्ट का फंक्शन क्या और किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रही है अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ किडनीज़ के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनीज टॉपिक का नाम है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स भी लिख सकते हैं क्योंकि नेफ्रॉन भी कहीं बाहर तो होते नहीं हैं, किडनीज में ही होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी एक ही चीज़ है। अच्छा, अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताएं आप, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों के दो टॉपिक कवर होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दोनों। ठीक है, उसमें दोनों डायग्राम्स बनेगी, ये वाली भी बनेगी और वो जो किडनी वाली है ना जिसमें रिनल पैरामिड्स, रिनल कॉप्सल वगैरह पैरामिड्स वगैरह आते हैं, और वो भी आपने बनानी है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन का या किडनी का काम क्या है? किडनीज ने, आपको पता है किडनी का काम क्या है? बताएं मुझे, क्या काम है? इसने यूरिन को प्रोड्यूस करना है और ब्लड को फिल्टर करना है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि किस तरह यूरिन प्रोड्यूस करती है और किस तरह ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसके जिसके अंदर ये काम करेगी, और पहला स्टेप है इसका, पहला प्रोसेस या पहला स्टेप, उसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये नाम हमने ऐसे ही नहीं दे दिया, इसमें प्रेशर लगा है तो हमने इसको ये नाम दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रेशर किस तरह से लगा है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था ना कि जो एफेरेंट आर्टियोल होती है वो मोटी होती है, यानी उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, खुली होती है थोड़ी, जबकि कैपिलरीज तो आपको पता है बहुत तंग तंग नालियाँ होती हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था जो इफेरेंट आर्टियोल हैं, इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी तंग है एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्टियोल। ठीक है, एफेरेंट आर्टियोल से इफेरेंट आर्टियोल तंग है। अब देखें, वैसे भी अगर आप सिर्फ इसको और ग्लोमेरुलस को देखें, एफेरेंट आर्टियोल खुली है, खुली में से अब तंग नाली में खून आ गया, यानी कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में ब्लड आ गया। अब जब तंग खुले से तंग में आएगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ना। अब जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेजेंट है, अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है उनका, उस पर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि वेन्स जो कैपिलरीज जो हैं वो काफ़ी बारीक हैं। ठीक है, बारीक होने की वजह से इन पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और आपको पता है कैपिलरीज जो हैं वो सिंगल लेयर सेल्स होती हैं, यानी कि उनसे चीज़ें इजीली डिफ्यूज़ कर सकती हैं। जब प्रेशर ज़्यादा होगा कैपिलरीज पे तो उसमें से चीज़ें फव्वारे की शक्ल में, ठीक है, फाउंटेन की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ छाननी हो कपड़े के थ्रू, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी कपड़े में, अगर लड़कियां कोई जेल निकालती हैं ना कपड़े से, ठीक है, तो वो कपड़ा यूज़ कर रही हो अगर, तो वो कपड़े में से इस तरह बाहर आता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आता है ना बाहर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह कैपिलरीज पे भी प्रेशर लगेगा और ब्लड में से चीज़ें बाहर आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें बाहर आएंगी? वो होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, साल्ट्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे कुछ। ठीक है, ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी, किसमें? फिल्ट्रेशन में। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आधी चीज़ें बाहर आ जाती हैं ब्लड से, ब्लड साफ़ सुथरा रह जाता है। रेड ब्लड सेल्स बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनका साइज़ जो है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू द कैपिलरीज। ओके, उनका साइज़ क्या होता है? कम होता है। उन पोर्स से जिनके थ्रू इन्होंने बाहर जाना है उसका साइज़ क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का बड़ा होता है और इन पोर्स का साइज़ क्या होता है? कम होता है। बात समझ आ गई? ठीक है,
अब ग्लूकोज, साल्ट, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, फिल्टर होके बाकी का ब्लड साफ सुथरा रह गया और वो फिल्टर होके किधर चले जाएंगे आगे, कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में अब जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके आगे आई हैं। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि जो बोमेन्स कैप्सूल है वो स्टेनर है चाय पत्ती वाला। ठीक है, वो स्टेनर है, उसके ऊपर पत्ती रह गई, यानी ये सारी चीज़ें रह गई और ब्लड जो है वो साफ़ सुथरा आगे वेन्स में ब्लड वेसल्स में चला गया। ओके, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इफेरेंट आर्टियोल है ये आराम से किडनी से नहीं निकल जाती, ये दोबारा से ये जो सारे स्ट्रक्चर है ना इनके गिर्द घूम जाएगी। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक दोबारा से इनके इर्द इंटरमिंगल हो जाएगी। इंटरमिंगल का मतलब होता है इसको घेरा डाल लेगी। ठीक है, और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इनमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जो साफ सुथरा ब्लड है वो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में साथ साथ जाता रहेगा और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इसमें घूमते रहेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले स्टेप में प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई है, ग्लोमेरुलस ने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया है और जिसकी वजह से साफ़ सुथरा ब्लड पीछे बच गया और जो वेस्ट मटेरियल थे वो किस में चले गए, बोमेन्स कैप्सूल में। और अब जो बोमेन्स कैप्सूल में मटेरियल प्रेजेंट है उसको हमने कहा है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अच्छी खासी वो चीज़ें भी प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, बस वेस्ट मटेरियल्स नहीं चाहिए। अब वाटर भी काफ़ी सारा इसके अंदर चला जाता है जो कि हमें चाहिए होता है। इस चीज़ के लिए फिर अब दूसरा प्रोसेस होगा और इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलना है इसको, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब याद रखें कि ये नाम है सेलेक्टिव, यानी जो चीज़ें फ़िल्टर की हैं वो हमने सारी ही एब्जॉर्ब नहीं कर लेनी। ठीक है, वो सारी एब्जॉर्ब करने का फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ फ़िल्टर करने का। ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने अपने फ़ायदे की चीज़ें दोबारा रख लेनी है और जो नुकसानदेह होंगी वो हम लोगों ने बॉडी से बाहर भेज देनी है। अच्छा, ये आप इस तरह से सोचें, जब अगर आपकी मम्मा ने आपको कबर्ड सेट करने का कह दिया है, ठीक है, और आप लोगों ने वो काफ़ी सारी वेस्ट मटेरियल निकाल के रखा हुआ है और ना आप लोगों ने कहा भाई ये वेस्ट मटेरियल है, आप लोगों की तरफ से वो सारा वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक, आप समझें जो अब आप लोगों ने चीज़ें निकाल के अलमारी से रखी हुई हैं फेंकने के लिए, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ठीक है, और अब आपकी मम्मा रीचेकिंग करेंगी उन सारी चीज़ों की। ठीक है, रीचेकिंग करेंगी और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अभी भी काम आ सकती हैं वो दोबारा रख लेंगी। ठीक है, वही चीज़ें रखेंगी जो आपके दोबारा काम आ सकती हैं। इसका मतलब उन्होंने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराई है। समझ आई बात की। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे पहले होगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, सबसे पहले किस में होगी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्यों, क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के बाद आने वाला पहला पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो तकरीबन 99% होगी। 99% चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जो हमने निकाली थी। ठीक है, 99% वे चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी का परसेंट बचेगा 1%। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या करेगा कि ये सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू दोबारा से, अब देखें 99% चीज़ें तो रीअब्जॉर्ब हो गई हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, अब वो फिर से सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करवाना चाह रहा है।
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जब साल्ट एब्जॉर्ब करवाएगा, अब देखें कि जब 99% चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं, इसका मतलब कि चीज़ें गाढ़ी हो गई, यानी पानी की कंसनट्रेशन कम रह गई है और एब्जॉर्ब हुई चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा ही हुआ है ना, ज़्यादा हो गई है, वो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके अंदर ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, मुझे लगता है नज़र नहीं आएगा, रुको, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है भाई, ग्लूकोज भी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड्स भी एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो इसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों के वो कम हो जाएगी, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल महारानी का दोबारा दिल बन गया कि कुछ साल्ट्स भी रीअब्जॉर्ब करवा लिए जाएं, ठीक है, साल्ट्स भी रीअब्जॉर्ब करवा लिए जाएं, ठीक है। अब जब साल्ट्स उसने रीअब्जॉर्ब करवाने हैं इतनी हाई कंसंट्रेशन के बावजूद, तो उसके लिए वो प्रोसेस यूज़ करेगी, वो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी और उस एनर्जी के बाद वो साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर सकेगी, ठीक है। अच्छा, साल्ट्स के लिए तो उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर ली, लेकिन अब जब वाटर जो होगा ना वो खुद ही ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आता जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ज़्यादा थी और वाटर कम थी। तो वाटर का आपको पता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अंदर वाटर किधर से किधर मूव करता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर ने किधर मूव करना है, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। उसकी कंसंट्रेशन कम किधर है, कंसंट्रेशन कम किधर रह गई है, ब्लड में, क्योंकि रीअब्जॉर्ब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, ब्लड में पानी कम हो गया। आ गई बात समझ? ठीक है। पीसीटी में यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब हो जानी है, 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जानी है। इसने सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब करवाना है और वाटर ने ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर हो जाना है। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन हो गई है बाकी चीज़ों की। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसमें सारा ब्लड नहीं घूम रहा, इसमें सारा वेस्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स तो फिल्टर आउट ही नहीं किए थे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स यानी खून, ब्लड तो फिल्टर ही नहीं कर सका था अंदर से, तो ब्लड पीछे ही रह गया है। ब्लड इसके अंदर घूम रहा है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है। इसमें ये रेड कलर का बिल्कुल नहीं होगा। ओके, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ में नहीं होना। ये इसमें बिल्कुल ब्लड नहीं है, इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है। अब 99% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए वेस्ट मटेरियल। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, इसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है। डिसेंडिंग में क्या होनी है, वाटर ने रीअब्जॉर्ब होना है, वाटर रीअब्जॉर्ब। इस डिसेंडिंग लिम्बो ऑफ लूप ऑफ हेनले ने क्या एब्जॉर्ब करवाना है, वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के बाद अब इसने वाटर को क्यों एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आया तो है लेकिन फिर भी कम है। अब इसको दोबारा से ज़्यादा पानी, हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए, ब्लड में पानी की तादाद कम है, इसलिए ये रीअब्जॉर्ब करवा लेगा वाटर को। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा उसने अब देखें वाटर की कंसंट्रेशन और भी कम हो गई है इस वेस्ट मटेरियल में, ठीक है, क्योंकि वाटर इधर रीअब्जॉर्ब हो गया है। अब वेस्ट मटेरियल में वाटर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि जिस तरह ये वेस्ट मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा है उस तरह एक गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है और पानी क्या है, कम है। आर यू गेटिंग? ओके, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में इधर कुछ नहीं होगा और ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इधर सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, असेंडिंग में क्या होना है, साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होंगे और इन साल्ट्स में जो मेजर चीज़ है रीअब्जॉर्ब होने वाली वो सोडियम है, Na पॉजिटिव।
Na पॉजिटिव ऐसा आयन है, ऐसा सॉल्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर होगा तो हम बाकी चीज़ें भी बॉडी के अंदर आ जाएंगी। मतलब अगर हमने ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाना है ना, तो उससे पहले हमें सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपकी फ्रेंड ने आपको अपने घर लेके जाना है, ठीक है, तो वो आपको नहीं मनाएगी, वो आपकी मम्मा को मनाएगी। सेम इन द केस अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो पहले आप सोडियम को अंदर बुलवाएंगे तो फिर वो चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, तो सोडियम जो है वो मेजर एलिमेंट है रीअब्जॉर्प्शन का, इसीलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या एब्जॉर्ब करवाती है? सोडियम को। क्लियर? ये सोडियम को एब्जॉर्ब करवा लेगी। अब देखें, इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था, यानी वाटर ब्लड में आ गया था। ठीक है, बाकी जो पीछे मटेरियल बचा था वो मैंने आपको कहा गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाना, क्योंकि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब के चैनल नहीं लगे हुए। आपको पता है इधर चैनल्स लगे होते हैं, इधर वाटर का लगा हुआ है इसलिए वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, इधर साल्ट्स का लगा होगा इसलिए साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर साल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब ये और गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, अब साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवा लिया, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में चला गया सारा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ने दोबारा से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना है। किसको रीअब्जॉर्ब करवाना है? वाटर को। इसने भी किसको करवा दिया? वाटर। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इसमें भी जाके वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब। तो आप लोग एक निशानी तो आप लोग ये भी रख सकते हैं कि हर चीज़ ने वाटर को ही रीअब्जॉर्ब करवाना है सिवाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने। असेंडिंग लिम्ब ने किसको रीअब्जॉर्ब करवाना है? सॉल्ट्स को। अच्छा, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ने भी किसको रीअब्जॉर्ब करवा लिया? वाटर को। यानी मोस्ट ऑफ द वाटर हमारी बॉडी अपने पास ही रख लेती है, और जो यूरिन निकलता है वो क्या होता है? कंसनट्रेटेड। ओके, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर पानी आप कम पीते हैं ना, तो इस तरह होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं ना, तो फिर बॉडी उतना ही पानी रखेगी जितना उसको चाहिए, और फिर आपका जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, बहरहाल इतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है किसकी? वाटर की। ठीक है, एंड पे जो यूरिन बचता है ना पीछे, है ना, एंड पे जो यूरिन बनता है और जो ट्यूब्यूल्स में होता है वो सिर्फ 1% होता है। 1%। किसके 1% होता है? जो शुरू में प्रेशर फिल्ट्रेशन में यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बाद हुआ था। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ना, उसका 1% बच जाता है वेस्ट मटेरियल। समझ आई? यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इतनी ज़्यादा काम की चीज़ें भी जा रही थी जो कि मम्मा ने रोक ली। समझ आ गई? ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है इसका, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी समझ आ गई आपको। अब जो लास्ट स्टेप है इसका वो है, सॉरी, सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इसमें क्या होना है कि जब इसने सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाना है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने, तो ये जो यूरिन होगा ना, ये कहेगा भाई तुम लोग सारी चीज़ें मुझसे ले ही जा रहे हो, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पता है क्या करेगी? ये कहेगी चलो ऐसा करते हैं, कुछ तुम लो कुछ मैं देती हूँ। ठीक है, लेन देन करेंगे ये आपस में। ठीक है, एक चीज़ देगी एक लेगी। अब ये ट्यूब्यूलर सेक्रीशन का मतलब है कि इन ट्यूब्यूल्स में ने क्या करना है? क्रिएटिनाइन, यूरिया, ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने क्या करनी है? सेक्रीट करनी है, यानी दे देनी है। ठीक है, सेक्रीट करनी है यानी कि दे देनी है। किसको दे देनी है? किसको दे देनी है?
यूरिन को, ठीक है, यूरिन को। अब देखो कितनी चालाकी की ना इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए थे साल्ट्स। क्या चाहिए थे इनको? साल्ट्स। अब वो साल्ट्स हमारे लिए काम के थे, इन्होंने वो लेने के लिए उसको वो चीज़ें दी जो हमारे काम की थी ही नहीं। क्रिएटिनिन और यूरिया अगर हमारी बॉडी में रहेगा ना तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसने चालाकी मारी, इसने इसको भी खुश कर दिया यूरिन को भी कि भाई हम तुम्हें भी कुछ दे रहे हैं, और दिया क्या, जो उसको चाहिए ही नहीं था, जो वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, वो दे के इसने साल्ट्स अपने पास रख लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब्यूलर सेक्रीशंस हुई, यानी सेक्रीट क्या हुआ, यूरिया और क्रिएटिनिन, और हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो गए साल्ट्स, ठीक है। और 1% हमारे पास, मैंने आपको कहा क्या बने, जो यूरिन होगा वो 1% होगा उस फिल्ट्रेट का जो हमने सबसे पहले फिल्टर किया था, ठीक है। इसके अलावा अब ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन किस में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी किडनी की वो पेल्विस के अंदर खुलेंगी जाके, ठीक है। आपको पता था ना, ये पेल्विस होता है, किडनी होती है ये, ठीक है, और इधर पेल्विस होता था, रीनल पैरामिड्स होते थे ये, है ना। पैरामिड्स ने ब्लड को फिल्टर कर दिया, ब्लड फिल्टर करने के बाद वो इधर लेके आए, सारा पेल्विस के अंदर जाके इन्होंने खाली कर दिया, यानी पेल्विस के अंदर सारा यूरिन आ गया। अब इस पेल्विस के अंदर से जो यूरिन आया इसने यूरेटर्स को आगे पास कर दिया, ठीक है, यूरेटर्स में चला गया, और यूरेटर्स से आपको पता है किधर जाना है, ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से बॉडी से आउट, ठीक है। तो ये हम लोगों का था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। इजी टॉपिक है ना, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम लोग, मैं आपको एक बार फिर से ये रिपीट करवा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले उनमें प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ब्लड जो होगा पास आउट करेगा बड़ी नाली से छोटी नालियों में, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से उसके अंदर से सारे वेस्ट मटेरियल्स भी और दूसरे मटेरियल्स भी, जो भी चीज़ें उसमें से पास आउट कर सकेंगी वो कर जाएंगी, ठीक है, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के, और सिवाय रेड ब्लड सेल्स के, यानी खून नहीं आएगा। अगर आप लोगों के यूरिन में, अल्लाह ना करे, अगर किसी के भी पेशेंट के यूरिन में खून आता है तो हम उसको पेशेंट बुलाते हैं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी आ गई है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर रेड ब्लड सेल पास आउट नहीं करते और खून नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई है, सारी चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, बोमेंस कैप्सूल में। इसको हमने क्या कह दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ने जब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पास आउट किया तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने सोचा ओहो ये तो सारा कुछ ही वेस्ट मटेरियल में भेजने लगे हैं। उसने जल्दी जल्दी ना अच्छी चीज़ें रख ली, ज़्यादा उसने 99% चीज़ें दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब करा ली, ब्लड को वापस भेजेंगे कि नहीं भाई ये तुम्हारा नुकसान होने लगा था, मैंने बचा लिया, ठीक है। इसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोबारा से की और कुछ साल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करवाया। अब जब इस पानी ने देखा कि इतना कुछ इधर हो गया है तो मैं तो इधर रह गया हूँ वेस्ट मटेरियल में, तो वाटर ने भी ऑस्मोसिस के थ्रू किधर आना शुरू कर दिया, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में चला गया, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा वो किधर आ गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया ज़्यादा सारा, ठीक है, वाटर को ज़्यादा सारा रीअब्जॉर्ब करवाया। अब लूप ऑफ हेनले फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चला गया, उसने किया सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाया। सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाने के दौरान ट्यूब्यूलर सेक्रीशन भी हुई जिसमें उन्होंने लेन देन किया, उसने अपना यूरिया और क्रिएटिनिन दिया, जबकि रीअब्जॉर्ब क्या करवाया, सॉल्ट्स को, ठीक है। साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो गए और दोबारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला गया, उधर से वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, फिर किधर आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर ही रीअब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। और जो अब एंड में वेस्ट मटेरियल बच गया उसको हम क्या कहेंगे, यूरिन, और वो यूरिन किधर चला जाएगा, रीनल पेल्विस में, और पेल्विस में से यूरेटर्स में, और यूरेटर्स में से किधर, यूरिथ्रा में, और फिर बॉडी से आउट चला जाएगा। आ गई समझ बात की। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों का अब की बुक में एक टेबल है, मैं वो करवा दूं,
इस टेबल में इन्होंने बताया हुआ है कि जो यूरिन है एंड पे बचा है उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो वाटर उसमें फिर भी 95% है, सबसे ज़्यादा फिर भी उसमें क्या होगा, वाटर। अच्छा, वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों होगी यूरिन में, क्योंकि यूरिन सॉलिड फॉर्म में बॉडी से आउट नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए उसको पानी की ज़रूरत होगी। जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 95% उसमें क्या होगा, वाटर, ठीक है। यूरिया 9.3% होगा और ग्राम पर लीटर, ओके। सोडियम आयंस कितने होंगे, 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयंस 0.75 ग्राम पर लीटर, और बाकी कुछ कंपाउंड्स और आयंस वो वेरिएबल अमाउंट्स में यानी चेंज होती रहती है वो अमाउंट, ठीक है। या आप लोगों ने देख लेना है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से आ सकता है ये। और जो टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, जो एक टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूनिट, यानी कि जो एक इंसान एक दिन के अंदर यूरिन प्रोड्यूस करता है वो 1.4 लीटर है, ओके। ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपके लिए, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो ये है कि जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है इसकी वजह से ब्लड पीएच और यूरिन पीएच दोनों मेंटेन होती हैं, ब्लड और यूरिन पीएच ये दोनों मेंटेन होती हैं, ठीक है। ब्लड की पीएच कितनी है, 7.35 टू 7.45। दोनों कैसे मेंटेन होती हैं, इसने अपनी चीज़ें वेस्ट मटेरियल उसको देना है और उसने इसका लेना है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयंस ब्लड में ज़्यादा थे तो ब्लड ने हाइड्रोजन आयंस इसको दे देने हैं H पॉजिटिव, ठीक है, और इसने अपना Na पॉजिटिव रीअब्जॉर्ब करवा देना है, ठीक है, Na पॉजिटिव रीअब्जॉर्ब करवा देना है। रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में ब्लड मूव कर रहा है ना, इसके अंदर सारा रीअब्जॉर्प्शन वाला मटेरियल आई जा रहा है और इसमें ब्लड है। आ गई बात समझ, ब्लड ने पूरी बॉडी में मूव करना है, यानी कि बॉडी में सेव हो गई हमारी वो चीज़ें जो हमें चाहिए थी। आ गई है ना बात समझ, ठीक है। इससे ब्लड और यूरिन की पीएच मेंटेन होनी है, किस स्टेप में होनी है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के स्टेप में, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।